अच्छा बच्चों, ये है जी क्वेश्चन नंबर 1। ये मोमेंट और इक्विलिब्रियम की वर्कशीट का है। तो ये करते हैं जी मिलके। अच्छा, इसका जो ए पार्ट है वो है स्टेट व्हाट इज मेंट बाय सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी वो पॉइंट होता है जिसमें हम वेट को इज्यूम करते हैं। एक्चुअली किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो उस पूरे ऑब्जेक्ट के पार्टिकल्स पे लाइक डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। सिंपल वर्ड्स में हर एटम का, हर मॉलिक्यूल का, हर पार्टिकल का अपना अपना अलग अलग वेट होगा। लेकिन हम सारे वेट्स को कंबाइन करके जिस पॉइंट पे रिप्रेजेंट करते हैं वो होता है जी सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो इसकी डेफिनेशन हम ये लिखेंगे कि point at which point at which the whole weight weight of an object can be assumed or considered to act. So this is जी। अब ये ए पार्ट हमने कर लिया। नाउ वी आर ऑन पार्ट बी। अच्छा, पार्ट बी है जी आपका अ नॉन यूनिफॉर्म रॉड। नॉन यूनिफॉर्म होता है जिसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर पे नहीं होता, किसी एक साइड पे होता है। अच्छा, नॉन यूनिफॉर्म रॉड एक्स वाई is pivoted at point P as shown in figure 2.1. So this is figure 2.1. It's a non-uniform rod and this is pivoted at point P. अच्छा, अब जी क्वेश्चन क्या है। The rod has a length of 4 meter and weight 44 Newton. The center of gravity of the rod is 1.7 meter from end X of the rod. Point P is 1.1 meter from end X. अच्छा, ये सारी जो डिस्टेंसेस हैं ये गिवन है। A sphere hangs by a wire from end Y of the rod. The weight of the sphere is 3 Newton. The weight of the wire is negligible. A force F is applied vertically downwards at end X of the horizontal rod. ठीक है, that is in equilibrium. By taking moments about P, calculate F. सो हमने जी पिवट P को लेना है, उस पे मोमेंट्स कैलकुलेट करने हैं और उस पे मोमेंट्स लेके हमने F को करना है कैलकुलेट। और ये उसने बताया हुआ है कि इट इज इन इक्विलिब्रियम। अच्छा, अब होगा क्या अगर पिवट है P पे। अगर ये पिवट है तो इस पिवट के अराउंड क्लॉकवाइज मोमेंट, क्लॉकवाइज मोमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल होगा। बेसिकली इस F का मोमेंट होगा एंटी क्लॉकवाइज अबाउट P, और इस 44 का मोमेंट होगा क्लॉकवाइज, और इस 3 का मोमेंट भी होगा क्लॉकवाइज। और अगर हम बात करते हैं डिस्टेंसेस की, ये डिस्टेंस होगा, देखें ओवरऑल डिस्टेंस है 4 मीटर। अगर हम 4 मीटर में से 1.7 मीटर सब्ट्रैक्ट करते हैं, सो इट्स 4 मीटर माइनस 1.7 मीटर, तो इट विल गिव अस 2.3 मीटर्स। अच्छा, अब ये हो गया 2.3 मीटर। और वैसे ये डिस्टेंस फाइंड नहीं करना था, ये हमने गलत फाइंड कर लिया क्योंकि पिवट से चाहिए ना। तो हमें डिस्टेंस पिवट से चाहिए, ये फाइंड नहीं करना था। एक्चुअली हमें ये डिस्टेंस चाहिए, फोर्सेस के परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस हमें पिवट से चाहिए ना। तो एक तो हमें चाहिए ये डिस्टेंस, दूसरा हमें चाहिए ये डिस्टेंस। तो अगर हम इन डिस्टेंसेस के लिए सॉल्व करते हैं, तो अगर हम 4 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं 1.1, 4 माइनस 1.1 इज इक्वल टू 2.9 मीटर्स। एक ये हो गया हमारे पास। अच्छा, दूसरा जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा 1.7 माइनस 1.1, तो वो हो जाएगा हमारे पास 0.6 मीटर्स। तो ये हो गया 0.6 मीटर्स, ये हो गया 2.9 मीटर्स।
अब अगर हम इक्वेशन अप्लाई करते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स की, तो बेटा हम कहेंगे क्लॉकवाइज मोमेंट, about P will be equal to, because of equilibrium, sum of clockwise moments is equal to sum of anti-clockwise moment, that is also about P. अब अगर हम वैल्यूज पुट करते हैं तो ये बन जाएगा हमारे पास 3 न्यूटन, and the distance of 3 Newton from the pivot is 2.9 meters. अच्छा, उसके बाद आ जाएगा जी इसमें दूसरा जो क्लॉकवाइज है वो होगा 44 न्यूटन, और उसका डिस्टेंस आ जाएगा 0.6 मीटर्स, और ये इक्वल होगा एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, जो कि होगा F टाइम्स, इसका डिस्टेंस है जी 1.1 मीटर्स, F टाइम्स 1.1 मीटर्स। वैसे मीटर लिखने की जरूरत नहीं है, इट्स ऑब्वियस कि सभी मीटर्स में है। तो ये हो गया जी हमारे पास इक्वेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। इक्वेशन को जी हम सॉल्व करते हैं तो इसमें हमने एफ फाइंड करना है। तो हमने सिंगल स्टेप कैलकुलेशन करनी होती है ताकि हमारा आंसर एक्यूरेट रहे। तो बजाय इसके कि हम हर चीज़ को अलग अलग कैलकुलेट करें, हम एफ को सब्जेक्ट बना के वन स्टेप में कैलकुलेशन कर देंगे ताकि आंसर ज़्यादा एक्यूरेट हो। सो 3 न्यूटन इंटू 2.9 प्लस 44 इंटू 0.6 डिवाइडेड बाई दिस 1.1। अब अगर इस सब चीज को कैलकुलेटर में पुट करते हैं तो 3 इंटू 2.9 प्लस 44 इंटू 0.6, और ये सब डिवाइड हो जाएगा 1.1 के साथ। तो बेटा इसका आंसर आ गया, हम पहले वो लंबा आंसर लिखेंगे जो कैलकुलेटर से आ रहे हैं, 31.90909091 न्यूटन। अब अगर हम डेटा को देखते हैं तो हमारे डेटा में जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, डिस्टेंसेस में है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, डिस्टेंसेस जितने भी हैं वो गिवन है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में, और फोर्सेस में जो सबसे लेस सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो 3 न्यूटन के हैं। 3 न्यूटन हैज 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, so the answer should be either in 2 significant figures or in 3 significant figures. In 3 significant figures it will become 31.9 newtons. So the stated answer will be 31.9 Newton. Done with that, now we are moving on. Now the next part is 32 will also be a correct answer because हम least या उससे एक ज्यादा पे जाते हैं। अच्छा, अब है जी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। Calculate the force exerted on the rod by the pivot. So the pivot is also exerting a force on the rod. You have to calculate that force. अच्छा, हमने उस फोर्स को फर्स्ट पार्ट में इग्नोर क्यों किया है? वो इसलिए कि जो फोर्स पिवट पे एक्ट करती है उसका उसका जो मोमेंट है वो नहीं होता। अगर कोई फोर्स पिवट के थ्रू पास करेगी तो उसका मोमेंट नहीं होगा। अब क्वेश्चन ये है कि पिवट जो है वो रॉड पे कितना फोर्स लगा रहा है। तो वो है जी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। जितना फोर्स पिवट लगाएगा रॉड पे उतना फोर्स रॉड लगाएगा वापस पिवट पे। सो द फोर्स ऑफ द पिवट ऑन द रॉड and the force of the rod on the pivot will be equal and opposite basically। जितना फोर्स पिवट लगाएगा रॉड पे उतना ही फोर्स रॉड लगाएगा वापस पिवट पे। लेकिन हमारा जो कंसर्न है वो रॉड है, तो हम रॉड पे ही फोकस करेंगे। अच्छा, अब रॉड पे टोटल फोर्सेस हो गई 4। कितनी हो गई? 4 फोर्सेस। अब इसमें हम डिस्टेंसेस को इग्नोर कर देंगे और सिर्फ फोर्सेस पे फोकस करेंगे। तो एफ हमने पहले ही फाइंड कर लिया है। एफ हमें मिला है 31.90909091 न्यूटन। पिवट जो फोर्स लगा रहा है वो है रिएक्शन फोर्स आर। अच्छा, उसका जो अपना वेट था रॉड का वो था 44.0 न्यूटन।
अच्छा, और जो हमारे पास ये वाली फोर्स है ये है 3.0 न्यूटन। अब हमें ये देखना है कि जो होती है फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम होती है, देखें रॉड है इक्विलिब्रियम में। अगर रॉड इक्विलिब्रियम में है तो फर्स्ट कंडीशन भी सेटिस्फाइड, सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाइड। तो हमने प्रीवियस पार्ट में मोमेंट को इक्वेट किया है, मोमेंट्स को इक्वेट किया है, तो हमने सेकंड कंडीशन अप्लाई की है। तो अब हमने अप्लाई करनी है फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन इज अबाउट फोर्सेस। So if the rod is in equilibrium, then the upward forces should be equal to the downward forces. ये वाली फोर्स डाउनवर्ड, ये वाली फोर्स डाउनवर्ड, ये वाली फोर्स डाउनवर्ड्स। तो R इक्वल्स 31.909091 न्यूटन प्लस 44.0 न्यूटन प्लस 3.0 Newton. Now, this question is purely about addition and it's not involving any मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। अगर क्वेश्चन में प्योरली एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो रहा है तो वहां पे हम सिग्निफिकेंट फिगर्स की जगह डेसिमल पॉइंट्स को फोकस करते हैं। तो जो लीस्ट डेसिमल पॉइंट्स हैं दे आर द फर्स्ट डेसिमल पॉइंट। देखें हमारे पास 31.9090 में बहुत सारे डेसिमल पॉइंट्स हैं। 44.0 में भी है वन डेसिमल पॉइंट, 3.0 में भी है वन डेसिमल पॉइंट। ऐसा क्वेश्चन जिसमें हमें सिर्फ एडिशन या सब्ट्रैक्शन करनी हो, नो मल्टीप्लिकेशन नो डिवीजन, उसमें हम जब राउंड ऑफ करेंगे तो फोकस करेंगे डेसिमल पॉइंट्स पे। तो पहले तो हम आंसर निकालते हैं ना। तो आंसर हो गया हमारा जी 31.90909091 प्लस 44.0 प्लस 3.0। सो हमारा जो एक कैलकुलेटेड आंसर आ रहा है वो है 78.909091 न्यूटन। अच्छा, अब अगर कोई क्वेश्चन प्योर एडिशन या प्योर सब्ट्रैक्शन पे बेस्ड है तो उसमें हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स को नहीं देखना होता बल्कि डेसिमल पॉइंट्स को देखना होता है। इसमें कितने डेसिमल पॉइंट्स हैं? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6। So it has 6 decimal points. This has 1 decimal. This also has 1 decimal. So answer will be written up to first decimal point, that is up to 9. So it will be rounded off as 78.9 newtons. So this is the answer of the force exerted by the pivot, on the rod. So done with that.